खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत स्वागत। प्रोग्राम सलाम जी की आप जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। एतवार का दिन, छुट्टी ज़रूर है लेकिन खबरों, तज्जियों और तबसरों पर मबनी खास प्रोग्राम सलाम जी के हमेशा की तरह आज भी जारी रहेगा। और न सिर्फ हम इस प्रोग्राम को करेंगे बल्कि आपका ताउन, आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी रहेगा। टेलीविजन स्क्रीन पर देखने और सुनने के अलावा तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप हमारे साथ रहेंगे, इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे और साथ साथ अपना रद्द-ए-अमल या अपने तासुरात हम तक पहुंचाते रहिएगा। आज के प्रोग्राम में गुज़श्ता दिनों की तरह या जैसे ये प्रोग्राम फॉर्मेट के मुताबिक चलता है वैसे ही कुछ शराइत के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। आगाज़ हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ होगा और मुख्तलिफ महकमों, सरकार के कामकाज, कारकर्दगी या कुछ बड़े फैसले जो हुकूमती सतह पर देर रात लिए जाते हैं, अहकामात सादिर होते हैं सरकारी दफातर से, वो सारी तफसीलात इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचते हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर, ख़ास तौर से मशरिक़ वस्ता के अंदर, यूरोप के अंदर, वस्ती एशिया के अंदर, अमेरिका के अंदर या दीगर तमाम जो इनके इत्तेहादी हैं, बैक टू बैक कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, चाहे वो सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से हों या पॉलिटिकली अहमियत के हामिल हों, वो आप तक पहुंचती हैं, वो इस प्रोग्राम का हिस्सा रहते हैं। यानी इंटरनेशनल, नेशनल लेवल की खबरें भी जो इस प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगी। साथ साथ एक स्पेशल सेगमेंट जिसमें आप लोगों की बात सुननी, आप कॉल करेंगे 9:45 के आसपास आपकी बात सुनी जाएगी। उस सेगमेंट को आज हम कंटिन्यू करेंगे। कल कुछ कॉल्स जो हैं वो बीच में रह गई थी और वहीं से इस सिलसिले को आज दोबारा शुरू करेंगे और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ऑफिशियल वेबसाइट, दीगर हिस्सों में जहां जहां पॉसिबल है हमारे साथ ज्वाइन कीजिएगा। तो आज जहां तक प्रोग्राम की बात है, खेल के एतबार से आज का बड़ा दिन है। हिस्ट्री ऑफ द डे के बाद आपको बताएंगे कि आज न सिर्फ भारत, पाकिस्तान बल्कि दुनिया के बेशतर क्रिकेट खेलने वाले ममालिक या क्रिकेट को पसंद करने वाले लोग या शायकीन की नजरें दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम पर हैं। भारत पाकिस्तान में मुकाबला है, थोड़ी देर में तफसीलात आप तक। जम्मू कश्मीर में कुछ सड़क हादसात हुए हैं, सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं मुतअद्दिद मकामात पर। हुकूमती सतह पर हुकूमत के पास जो तोशा खाना का मामला है, तहाइफ का जो गिव एंड टेक ओवर है, उस सिलसिले में एक पेशरफ्त हुई है, वो आपके सामने रखेंगे। हम सरमा से निकलकर अब गर्मियों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो जो बिजली वाली मुसीबत थी वो हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। इस पर जरा कुछ आदादो शुमार को खंगालने की कोशिश करेंगे। साथ साथ आपको बताएंगे कि मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी इंतजामी सतह पर कुछ फैसले हुए हैं और इनके मस्बत इन पर रद्द-ए-अमल आ रहा है। तो प्रोग्राम का आगाज स्टूडियो में मेरे साथी गौहर कुछ मौजूद हैं। एतवार का दिन, फरवरी की 23 तारीख, हिस्ट्री ऑफ द डे, पहले सेगमेंट की तरफ चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद। तो प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से। आज 23 फरवरी है। मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है, चंद मालूमात फाकात जो हम आपकी नज़र करते हैं, उसके बाद ही बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत करेंगे। और आज ही के दिन 23 फरवरी को क्या कुछ हुआ है वो हम आपको बताएंगे। साल 1919 में बेनिटो मुसोलिनी ने इटली में फासिस्ट पार्टी बनाई है, वो आज ही का दिन था 23 फरवरी। और आज ही के दिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन का क़याम अमल में आया है, यानी कि साल 1947 में इसका क़याम अमल में आया है। और आज ही के दिन 23 फरवरी साल 1886 में अमरीकी साइंसदान मार्टिन हेल ने एल्युमिनियम दरियाफ्त किया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 23 फरवरी साल 1945 में अमेरिका ने जापान के ज़ेर कब्जा जजीरे आयोजिमा पर अपना झंडा लहराया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 23 फरवरी साल 1981 में दाएं बाजू की फौज ने स्पेन में हुकूमत का तख्ता उलट दिया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन आलमी यौम मफाहमत और अमन हर साल यानी कि आज ही के दिन 23 फरवरी को मनाया जाता है, वो आज ही का दिन था और आज ही का दिन है। और आज ही के दिन साल 2005 में अफगान साबिक सदर हामिद करजाई 3 रोज़ा दौरे पर भारत पहुंचे थे, वो साल 2005 था और तारीख थी 23 फरवरी। और 23 फरवरी साल 2006 को इराक में नस्ली तशद्दुद में 159 अफराद हलाक हुए, आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 23 फरवरी साल 2007 में पाकिस्तान ने शाहीन 2 का तजुर्बा आज ही किया है, यानी कि 23 फरवरी साल 2007। और आज ही के दिन साल 1468 में जोहन गोथनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस ईजाद किया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1952 में मुलाजमीन के प्रोविडेंट फंड्स और मुतफरिका प्रोविजन एक्ट मंजूर हुआ, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1969 में मशहूर अदाकारा मधुबाला का इंतकाल हुआ, 23 फरवरी साल 1969 में।
तो नाजरीन, ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि 23 फरवरी को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है वो हमने बताया है। और अब खबरों की शुरुआत करेंगे आसिफ रशीद। चलिए प्रोग्राम का आगाज करेंगे और सबसे पहले जरा खेल के मैदान से आपको खबर बताते चलें। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में आज नजर भारत और पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले पर है। चैंपियंस ट्रॉफी जिसके 4 मैचेस अब तक हो चुके हैं, लेकिन आज सबसे बड़ा मुकाबला है। चाहे ये व्यूअरशिप के हिस्से से आप देखें, जज्बात और एहसासात की बात करें, और ऐसी खेल के मैदान पर जंग जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में सबसे आप कह लीजिए सबसे ज्यादा तवज्जो का मरकज बनी है। दोपहर 2:30 बजे ये मैच शुरू होगा और भारत पाकिस्तान के इस मैच के लिए तमाम तैयारियां इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तरफ से मुकम्मल कर ली गई हैं। दुबई में होने वाला ये मुकाबला, जिसके लिए 47 करोड़ से ज्यादा टिकट्स फरोख्त हुए पूरी दुनिया में, ऑनलाइन ऑफलाइन भी टिकटों का सिलसिला शुरू किया गया था, लेकिन चूंकि पाकिस्तान के अंदर मुकाबले नहीं हो रहे हैं, मैचेस दुबई में होने हैं। जो हाइब्रिड मॉडल वाला फॉर्मूला है भारत पाकिस्तान ने अपनाया है, एक तवील जंग उस पर चली थी। आज जब मुकाबला होगा तो भारत पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर इसलिए भी नजर रहेगी क्योंकि आप सब जानते हैं एशिया कप के बाद 2023 वर्ल्ड कप में दोनों के दरमियान नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में मैच खेला गया था, मुकाबला हुआ था। और वो जो अक्टूबर और नवंबर वाला वर्ल्ड कप था, उसके बाद भारत पाकिस्तान आमने सामने नहीं आए। लेकिन जहां तक बात चैंपियंस ट्रॉफी की है तो छठी बार दोनों टीमें आमने सामने होगी। 5 मुकाबलों में 3-2 का फर्क है, यानी पाकिस्तान का पलड़ा भारी जब आप चैंपियंस ट्रॉफी को देखते हैं। और पाकिस्तान जो कि दिफाई चैंपियन भी है, साल 2017 का खिताब जीता, और उसके बाद ये आज का मुकाबला जब होने जा रहा है जिसमें 2 बड़ी टीमें मजबूत होंगी। लेकिन दोनों टीमों पर इसलिए भी नजर है क्योंकि इस मुकाबले में चाहे वो व्यूअरशिप के हवाले से हो, टूर्नामेंट को दिलचस्प बनाने की बात हो, टूर्नामेंट को बेहतरीन या खूबसूरत और लोगों की तवज्जो का मरकज बने, इस एतबार से देखना हो तो भारत पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर इसलिए भी नजर है। तो दोपहर 2:30 बजे टॉस वैसे 2 बजे होगा। मोहम्मद रिजवान और रोहित शर्मा की अगुवाई वाली प्लेइंग 11 दोनों तरफ से एक आधा चेंज हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर दुबई में शदीद किस्म की गर्मी के बीच जहां मुकाबला भारत ने बांग्लादेश से अपना पहला जीता, न्यूजीलैंड से पाकिस्तान की शुरुआत हार के साथ अच्छी नहीं रही। आज कौन सी टीम प्रेशर हैंडल करेगी, कौन सी टीम भारत पाकिस्तान के या इंडिविजुअल कैपेसिटी में प्लेयर्स की आप परफॉर्मेंसेस देखेंगे तो कौन सा खिलाड़ी इस प्रेशर को हैंडल कर सकेगा। शायद इस मैच में गलतियों की गुंजाइश कम होगी और जो कोई भी गलतियां कम करेगा शायद ये मैच उस तरफ जा सकेगा। दूसरा, इस मुकाबले में एक और दबाव वो बड़े खिलाड़ियों पर होगा। पाकिस्तान को एक शदीद किस्म का झटका लगा, एक बीमारी के बाद फिर से चोटिल हुए फखर जमान वो टीम में नहीं है। अचानक से जो डिसिप्लिन के नाम पर टीम से बाहर होने वाले इमामुल हक के टीम में वापसी कर रहे हैं, क्या वो आज ओपन करेंगे, बाबर वापस ओपन आएंगे या नहीं। टीम इंडिया पर भी इसलिए भी नजर, विराट कोहली हालिया फॉर्म कोई अच्छी मैसेजेस बिल्कुल भी नहीं दे रही है। रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस भी उतार चढ़ाव उसमें देखा गया है। मोहम्मद शमी टीम में वापसी कर रहे हैं। फास्ट बॉलिंग की जहां तक बात है, जसप्रीत बुमराह टीम में नहीं है, जबकि इसी तरीके से पाकिस्तानी बॉलर्स भी ज्यादातर अभी तक ट्राई सीरीज हो या इस मैच की शुरुआत हो ऑफ कलर नजर आए हैं। टॉप 2 खिलाड़ी पाकिस्तान के रिजवान, चूंकि वो कप्तान है, पहली बार कप्तानी भारत के सामने कर रहे हैं, एक वो दबाव होगा कि वो पिछली जो लेगेसी थी जीत वाली 2017 वाली उसको कंटिन्यू करें। बाबर आजम की भी मिली जुली फॉर्म 60-62 इनिंग्स हो गई है, कोई सेंचुरी नहीं आई है, तो वो भी दबाव उन पर बढ़ रहा है। लेकिन इन सब के बीच में खूब पसीना गौहर गुज़श्ता 24 घंटों में खिलाड़ियों ने दुबई के स्टेडियम में बहाया है। बिल्कुल, जिस तरह से हमने भी वो विजुअल्स देखे हैं कि किस तरह से मेहनत कर रहे हैं। दोनों टीमों पर काफ़ी दबाव है, पाकिस्तान पर ज़्यादा दबाव है क्योंकि पाकिस्तान अगर आज का मैच हारती हैं तो लगभग तय है कि वो इस टूर्नामेंट से बाहर होगी। उस पर ज़्यादा दबाव है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। भारत ने पहला अपना मुकाबला जो दुबई के अंदर भी खेला है वो उसने जीता है, और दुबई की कंडीशंस क्या कुछ है वो भारतीय टीम खिलाड़ियों के पास बिल्कुल उनके पास है कि किस तरह से हमें खेलना है, किस तरह से हमें बैटिंग करनी है, बॉलिंग करनी है। और पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा दबाव है, चाहे हम बैटिंग की बात करेंगे, बॉलिंग की बात करेंगे, अगर हम फास्ट बॉलिंग की बात करेंगे, हारिस रूफ की बात करेंगे, शाहीन आफरीदी की बात करेंगे, उतनी ख़ास बॉलिंग गुज़िस्ता कुछ महीनों के दौरान उनकी जानिब से नहीं की गई है। चाहे हम न्यूजीलैंड सीरीज़ की बात करेंगे, ट्राई नेशन सीरीज़ की बात करेंगे, या इससे पहले भी जो टेस्ट सीरीज़ हुई थी उसमें भी कोई ख़ास कारकर्दगी उन्होंने नहीं की है। लेकिन इंडिया के पास अच्छा मौका है
खासकर अगर हम मोहम्मद शमी की बात करेंगे, काफ़ी टाइम के बाद जब वो वापस आए तो पहले ही मैच में उन्होंने 5 खिलाड़ियों को आउट किया है। बड़ी अच्छी बॉलिंग है उनके पास, बैटिंग लाइन भी है। जैसे आपने भी कहा है कि रोहित शर्मा उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, लेकिन फिर भी वो अच्छा खेलते हैं। और साथ ही साथ शुभम गिल का वापस आना, उनकी बैटिंग लाइन वापस आना। लास्ट टाइम जब बांग्लादेश के साथ उन्होंने मैच खेला तो सेंचुरी बनाई है, और उसके साथ साथ ही केएल राहुल ने भी उनका अच्छा खासा साथ दिया है। तो टीम अगर हम देखेंगे भारत की टीम, तो भारत की टीम का पलड़ा एज कम्पेयर टू पाकिस्तान वो काफ़ी भारी है। और उनके पास एक प्लस पॉइंट ये भी है कि उन्होंने पहला मैच अपना जीता है, पाकिस्तान ने हारा है, तो पाकिस्तान पर काफ़ी ज़्यादा दबाव रहेगा। जैसे आपने भी कहा है कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं है किसी भी टीम के पास, खासकर पाकिस्तान के पास। और पाकिस्तान की जो एक बड़ा नुकसान हुआ है फ़खर जमान का इंजर्ड होना, और उसके साथ साथ ही वो टीम से बाहर होना, वो भी उनके लिए एक बड़ा दचका है। और उसके साथ साथ ही जो दीगर जो खिलाड़ी हैं वो उतनी अच्छी फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे हैं, अगर हम गुज़िश्ता कुछ मैचेस या सीरीज़ की बात करेंगे। चलिए, ये तो एक तरफ की बात थी खेल के मैदान से। दिन में आप 1 बजे हमारे साथ ज्वाइन कीजिएगा। खास प्रोग्राम आप तक बराह रास्त नशरियात पहुंचेंगे हमारे न्यूज़ रूम से, और ख़ास मेहमानों और मुख्तलिफ हिस्सों से नुमाइंदों की बात भी सुनेंगे, लोग उनके साथ ज्वाइन करेंगे। और ये जो एक क्रिकेट के हवाले से जुनून या जोश और जज्बा देखा जाता है, ज़रा इसको भी आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा, और जो लोग बात करेंगे उनका भी जोश व जज्बा आज खूब देखेंगे। 1 बजे दोपहर खास प्रोग्राम इस हवाले से होगा। आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर की खबरों की भी। सड़क हादसा हुआ और जम्मू के अंदर इस अफसोसनाक हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई है, दीगर कई लोग जख्मी हुए। और ये तमाम के तमाम जो अकीदतमंद थे, जो यात्री थे, वो इतलात के मुताबिक कटरा से वापस दिल्ली जा रहे थे, जिस दौरान यह हादसा पेश आया है। बिल्कुल, ये रात देर गई ये हादसा पेश आया है जब माता वैष्णो देवी जो मंदिर है वहां पर दर्शन के लिए आए थे, और दर्शन वापस करने के बाद ही ये यात्री वापस जा रहे थे कि एक जो बस है जिसमें ये सवार थे, ये एक गहरी खाई में जा गिरी हैं, जिसके नतीजे में एक जो ड्राइवर इस बस का था वो उनकी मौत हो गई है, जबकि 16 मजीद अफराद जो है वो जख्मी हो गए हैं। दिल्ली वापस जा रहे थे, मंडा के करीब ये सड़क हादसा पेश आया है। रात देर गई तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा और सभी जख्मियों को वहां से बाहर निकाला गया, जिसके बाद ही उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अगर हम बात करेंगे इन जख्मियों की, उनमें जख्मियों की जो तादाद है वो 16 है। उनमें अंजलि है जो कि फरीदाबाद हरियाणा के रहने वाले, नीतीश फरीदाबाद हरियाणा के रहने वाले, सुधीर महेश्वरी ये भी हरियाणा के ही रहने वाले, फरीदाबाद के रहने वाले, सुभाष मुजफ्फरनगर मेरठ के रहने वाले, रिंदा ये भी मुजफ्फरनगर मेरठ के रहने वाले, और साथ ही साथ श्रुति दिल्ली की रहने वाली, ध्रुव मुजफ्फरपुर मेरठ का रहने वाला, प्राची शर्मा दिल्ली के रहने वाले, विनोद कुमार हिमाचल प्रदेश के रहने वाले, कार्तिकेय त्रिपाठी ये गोरखपुर यूपी का रहने वाला, कल्याणी दिल्ली की रहने वाली, हिमांशु दिल्ली के रहने वाले, श्रिया ये भी मुजफ्फरनगर मेरठ की रहने वाली हैं, संध्या मुजफ्फरनगर मेरठ की रहने वाली, अक्षय दिल्ली के रहने वाले, आदशी दिल्ली के रहने वाले, और आकांक्षा ये भी दिल्ली के रहने वाली। उसके साथ साथ ही जब इस सड़क हादसा पेश आया तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से भी एक पोस्ट उन्होंने किया है। उन्होंने इस पर दुख का इजहार किया और साथ ही साथ जो जख्मी हुए हैं उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ की है, जबकि जो ड्राइवर की मौत हुई है उनके लिए उन्होंने दुआ की है कि उनकी आत्मा को शांति मिले। उसके साथ साथ ही वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से भी इस घटना पर जो हादसा हुआ है उस पर भी उन्होंने अफसोस का इजहार किया और जो जख्मी हैं उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ की है। चलिए, एक छोटी सी रिपोर्ट जाए वकूफ़ से। गुलिस्तान नुमाइंदा शिल्पा शर्मा मौके पर मौजूद थी जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। जम्मू के मांडा जू के पास एक भीषण सड़क हादसा पेश आया है जिसमें एक व्यक्ति की जान जा चुकी है और 15 इसमें जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, गहरी खाई में बस जा गिरी है, जिसके नतीजे में इस समय बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति जो कि ड्राइवर है उनकी मौत हो चुकी है। और इस समय आप देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। ये बस की बात करें तो बस जो कि कटरा से दिल्ली की तरफ जा रही थी और इसमें टूरिस्ट जो है वो यात्री जो है वो इसमें मौजूद थे। और इस समय आप देखिए एसडीआरएफ की टीम मौके पर यहाँ पर पहुंच चुकी है। अधिकारी यहाँ पर जो है वो पुलिस अधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और पूरी तरीके से रेस्क्यू यहाँ पर जो है वो किया जा रहा है। साथ ही साथ आप देखिए एसएसपी ट्रैफिक भी यहाँ पर पूरी तरीके से जो है वो मौके पर पहुंच चुके हैं और एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर जो है वो पहुंच चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर जो है वो किया जा रहा है। ये साफ तौर पर आप तस्वीरें देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं।
बस जो है वो गहरी खाई में जा गिरी है और ये बस जो कि कटरा से दिल्ली की तरफ जो है वो रवाना हो रही थी और जैसे ही यहाँ पर पहुंचती है, इस मोड़ पर पहुंचती है, जम्मू के मांडा जू के पास से पहुंचती है, सड़क हादसे का शिकार होती है। अब देखिए खाई में जा गिरी है, हालांकि कारण क्या कुछ रहा है फिलहाल की कोई भी जानकारी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर रेस्क्यू जो है वो किया जा रहा है। यहाँ पे चलिए, जख्मियों का इलाज जीएमसी जम्मू में जारी है। मुख्तलिफ शख्सियात जिनमें वज़ीर आला हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, दुख और अफसोस का इजहार किया गया और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ भी मांगी जा रही है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कल भी हमने आपको बताया था और गुज़श्ता 12-15 घंटों के दौरान मजीद ऑपरेशन इंटेंसिफाई किए गए हैं। अलग अलग मकामात पर कार्रवाइयाँ चल रही हैं और सिक्योरिटी फोर्सेज की ये कार्रवाइयाँ उस वक्त हो रही हैं जब 3 दर्जन से जायद मकामात पर बड़े पैमाने पर तलाशियां हुई। 7 से 8 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पर ये ऑपरेशन तेज किए गए हैं। दिल्ली के अंदर जहां पर बैक टू बैक मीटिंग्स हुई, इजलास हुए, वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से फीडबैक कंसर्न लोगों से गुज़श्ता दिनों लिया गया। उस वक्त कहा गया कि OGWs के नेटवर्क को या मिल्टन 2 के नेटवर्क को कमज़ोर करने की हर मुमकिन कोशिश की जाए, जैसे पॉसिबल हो हम आहंगी को यकीनी बनाया जाए। तमाम जो हिफाजती दस्ते हैं वो अलग अलग मकामात पर जब भी ऑपरेशन करते हैं तो इस बात को यकीनी बनाएं कि बगैर किसी जानी नुकसान के, बगैर किसी कोलैटरल डैमेज के, जहां मुमकिन हो शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हुए कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। इस सिलसिले में अलग अलग मकामात पर मिल्टन 2 के जो मुआवनीन हैं उनके खिलाफ ये जो क्रैकडाउन शुरू हुआ है, OGWs की गिरफ्तारियां माजी करीब में अमल में लाई जाती हैं और जम्मू पुलिस ने अलग अलग एरियाज़ के अंदर फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ मिलकर ऑपरेशन जम्मू सूबे के अंदर शुरू किए हैं। इतलात ये हैं कि जम्मू के अलावा राजौरी, पुंछ, उधमपुर, कठुआ, डोडा और किश्तवाड़ में भी 7 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर तकरीबन 3 दर्जन से जायद मकामात हैं जहां पर ये ऑपरेशन हुए हैं। देरा की गली, सुंदरबनी, नौशहरा सेक्टर में, कठुआ, उधमपुर, किश्तवाड़ और डोडा अजला के अंदर खादरान फॉरेस्ट है, वहां पर ऑपरेशंस हुए हैं और दीगर कुछ मकामात हैं। पहाड़ी सिलसिले के अंदर इतलात हैं कि इन ऑपरेशंस को तेज किया गया है। शिल्पा शर्मा हमारे साथ हैं। शिल्पा, कल भी ऑपरेशंस चल रहे थे, रात में भी ऑपरेशंस जारी रहे, इस वक्त भी ऑपरेशंस चल रहे हैं, क्या फर्दर अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, देखिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन को जो है वो लॉन्च किया गया है। 7 जिला के 3 दर्जन से भी अधिक है जहां पर जो है वो सर्चिस की गई है और अभी भी एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो वहां पर देखने को मिल रहा है। देखिए राजौरी, पुंछ, जम्मू, कठुआ, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, ये वो 7 जिला है जहां पर एंटी टेरर ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है। और ये दूसरी बात देखने को मिल रहा है जहां पे जम्मू पुलिस और साथ ही साथ सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ जो है मिलकर ये ज्वाइंट ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किए गए हैं। देखिए ये बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से आपको बता दें कि सर्च ऑपरेशन जो कि मैदान जो पुंछ जिला का गुरसाई इलाका है वहां पर जो है वो 2 सस्पेक्टेड फॉरेन जो है वो टेररिस्ट वहां पर रोमिंग करते हुए यानी कि घूमते हुए जो है वो पाए गए हैं, जिसके चलते वहां पर सर्च ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है। लेकिन इससे कोई भी कॉन्टेक्ट जो है वो एस्टेब्लिश नहीं हुआ है जो ऑफिशियल्स के द्वारा जो है वो बताया गया है। वहीं पर अगर मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा बात करें तो डेरा की गली, साथ ही साथ इसके जो एडजॉइनिंग एरियाज है, सुंदरबनी और सेक्टर, वहां पर भी कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया है और वहां पर भी इस प्रकार के जो है यानी कि टेररिस्ट जो है वो घूमते हुए पाए गए हैं, जिसके चलते बड़े पैमाने पर इस समय जो है वो सर्च ऑपरेशन को जो है वो लॉन्च किया गया है। देखिए 13 प्लेसेस बताई जा रही है पुंछ राजौरी की, 13 जगह ऐसी है जहां पर जो है वो एंटी टेरर ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और साथ ही साथ उधमपुर, कठुआ, किश्तवाड़, डोडा, जहां पर 18 जगहों में यानी कि इन जिला में 18 जगहों में जो है वो सर्च ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है। वहीं पर अखनूर के बटर इलाके की बात करें तो वहां पर भी सर्च ऑपरेशन जो है वो इस समय देखने को मिल रहा है। देखिए जिस प्रकार से ये बताया जा रहा है कि कुछ इलाकों में टेररिस्ट जो है यानी कि आतंकवादी जो है वो घूमते हुए पाए गए हैं, अंधेरे की आड़ में घूमते हुए पाए गए हैं, जहाँ पे सर्जिकल कॉर्डन वहां पर जो है वो लॉन्च किया गया है, जिसके चलते इस समय बड़े पैमाने पर एंटी टेरर ऑपरेशन को जो है वहां पर देखने को मिल रहा है। और आप देखिए जहां पर बीते समय में टेरर एक्टिविटी में एक इजाफा जो है वो देखने को मिला और कहीं ना कहीं पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि घुसपैठ जो है वो जम्मू कश्मीर में जो है वो आतंकवादी की करवाई जाए और जो समय अपना जम्मू कश्मीर में शांति बनी हुई है उसे भंग किया जाए। इसके साथ साथ अवर ग्राउंड वर्कर्स की अगर मैं बात करूं तो उन पर भी पूरी तरीके से समय निगरानी जो है वो रखी जा रही है, क्योंकि अवर ग्राउंड वर्कर्स भी जो है वो कहीं ना कहीं आतंकवादी की मदद करते हुए जो है वो पाए जाते हैं, तो उन पर भी इस समय पूरी तरीके से निगरानी जो है वो रखी जा रही है। बहुत शुक्रिया शिल्पा शर्मा तफसीलात फराहम करने के लिए। अलग अलग मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी हैं और ये भी चूँकि सिक्योरिटी फोर्सेस के पास इस तरह की इतलात हैं कि जैसे जैसे बर्फ़ पिघलेगी तो बालाई इलाकों के अंदर दरअंदाजी की कोशिशें हो सकती है। अगरचे सरहदी सूरत हाल पर एक अहम तरीन इजलास मुनक्किद हुआ, जिस इजलास में भारत और पाकिस्तान की अफवाज ने गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान
वो जो पुराना मुआहिदा था सीज फायर एग्रीमेंट के मुताबिक कामकाज हो, दोनों तरफ से कोई छेड़छाड़ ना हो, उस पर इत्तफाक राय कायम की। मगर इसके बावजूद भी सूरत हाल मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जो माजी में रही है उस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए फैसले इस तरह के लिए जा रहे हैं या ऑपरेशन इस तरीके से चल रहे हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के उस पार मजीद खबरें, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके। जम्मू कश्मीर में सलामती सूरत हाल पर बात कर रहे थे तो सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से एक और अहम तरीन जायजा इजलास मुनक्किद हुआ है। इस इजलास की सदारत सीनियर अफसरान की जानिब से की गई है और इस मीटिंग में GOC आज खुद मौजूद रहे। मीटिंग की सदारत की पुलिस और CRPF व दीगर जिम्मेदारान के साथ उन्होंने इस ताल्लुक से मीटिंग की है। नगरोटा के अंदर जनरल ऑफिसर कमांडिंग GOC नगरोटा कॉर्प्स लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेवा, जिन्होंने एक मुश्तरका इजलास की सदारत की और इस इजलास का बुनियादी मकसद ये था कि खित्ते के अंदर अमन सुकून और सलामती को यकीनी बनाया जा सके। और इस मीटिंग में GOC वाइट कॉर्प्स, इसके अलावा जो इंटेलिजेंस इदारों के जिम्मेदारान हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस हैं, CRPF या सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस के अफसरान हैं, वो मौजूद रहे। इसकी तस्दीक खुद फौज की वाइट नाइट कॉर्प्स की जानिब से की गई। फौजी ज़राए के मुताबिक कई ऐसे मामलात सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग में उठाए गए जो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ऑपरेशन चल रहे हैं, अलग अलग जगहों पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं और वादी कश्मीर और जम्मू सूबे के अंदर कैसे दोनों इदारों या इंटेलिजेंस इदारे हैं उनके दरमियान हम आहंगी को यकीनी बनाया जाए, इस हवाले से बात हुई है। और ख़ास तौर से एंटी इन्फिल्ट्रेशन का जो एक ज़िम्मा है एजेंसीज पर कि इस हवाले से इकदाम उठाए जाएँ। वो जो बार बार खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि दरअंदाजी हो सकती है, घुसपैठ की कोशिशें की जा सकती हैं फॉरवर्ड एरियाज़ पर, या जो लैंड माइंस हालिया दिनों में जिससे काफ़ी नुकसान हुआ मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, उस जानी नुकसान से बचते हुए फ़ौज के एहलकार अलग अलग मकामात पर जहाँ कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं, ऑपरेशंस को तेज़ किया जाए, ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। लेकिन मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर भी तफसीली तबादला ख्याल हुआ है और मिलिटेंटों या उनके मुआवनीन का सुराग लगाकर उनके खिलाफ काम करने जैसी हिकमत अमली पर तफसीली तबादला ख्याल इस मुश्तरका सिक्योरिटी जायजा इजलास में किया गया है। ये थी तो सिक्योरिटी रिव्यू के हवाले से जो मीटिंग हुई है उस हवाले से बात। अब ज़रा बढ़ते हैं आगे, बात ज़रा जम्मू कश्मीर की करते हैं। जम्मू कश्मीर के हवाले से जो आइंदा अगले माह जो बजट सेशन होने वाला है, इस सिलसिले में तैयारियां हुकूमत की जानिब से की जा रही है और तैयारियों को लेकर अब स्पीकर जो जम्मू कश्मीर असम्बली के स्पीकर अब्दुर्रहीम रथर की जानिब से 27 फरवरी रवा माह की 27 तारीख को एक आल पार्टी मीटिंग तलब की है असम्बली इजलास के अंदर, जो कि बजट सेशन होने वाला है। इस सिलसिले में जो भारतीय जनता पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर जो अहदेदारान हैं उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर तलब किया गया है। जम्मू के अंदर ये मीटिंग होगी। आल पार्टी मीटिंग 27 फरवरी को तलब की गई है और साथ ही साथ बजट सेशन को मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से तमाम तर इंतजामात पूरी कर लिए गए हैं और साथ ही साथ इस बजट सेशन को खुश असलूबी के साथ पाई तकमील तक पहुंचाने की खातिर असम्बली के जो स्पीकर हैं अब्दुर्रहीम रथर, उनकी जानिब से 27 फरवरी को ये मीटिंग तलब की गई है। ज़राए का कहना है कि नेशनल अब्दुर्रहीम रथर जो स्पीकर हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, PDP, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडरान को बातचीत करने के लिए असम्बली कम्प्लेक्स जम्मू के अंदर तलब किया है। जो असम्बली कम्प्लेक्स जम्मू है वहाँ तलब किया है और वहाँ पर ये मीटिंग होगी। और उसके साथ साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं सुनील शर्मा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के इमाम अहमद सागर, मुबारक गुल, सजाद गनी लोन, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, कांग्रेस के गुलाम अहमद मीर, BJP के सुरजीत सिंह सलाथिया, PDP के वहीदुर रहमान पर्रा और आज़ाद उम्मीदवार मुजफ्फर अहमद खान को बाज़ाब्ता तौर पर दावत नामे
अरसाल किए गए। ये ज़राए के हवाले से खबर है। और आपको बताते चले कि जो 3 मार्च से शुरू होने वाला जो बजट सेशन होगा, ये हंगामा खेज होने की तवक्का है, इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और साथ ही साथ अपोजिशन पार्टियों की जानिब से भी उन्होंने इस सेशन को लेकर अपना मन पहले ही वाज़िया कर दिया है, अपनी जो पोजीशन है वो वाज़िया कर दी है। होगी कि हमवार कार्रवाई कैसे इस बात को यकीनी बनाया जाए। ओपन सपोर्ट की ज़रूरत है तमाम पार्टियों की जानिब से, इसलिए तमाम लोगों को साथ लेकर इस वक्त चलने की कोशिश है। आप सब जानते हैं बजट इजलास का आगाज़ बाकायदा 4 तारीख से होगा, मार्च की 4 तारीख से। 3 तारीख तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का दिन होगा जब वो एड्रेस करेंगे हाउस को। इसके अलावा आप सब जानते हैं कि 7 तारीख को, मार्च की 7 तारीख है, जिस दिन उमर अब्दुल्ला, जिनके पास खुद वजारत ख़जाना का भी चार्ज है, वो जम्मू कश्मीर का पहला अवामी मुंतखबा हुकूमत का बजट पेश करेंगे। और ये जो MLAs हैं, 6 MLAs प्री पोल अलायंस के, नेशनल कॉन्फ्रेंस के, बाकी तमाम लोग, अगरचे वो जो कांग्रेस वाले थे, बाकी लोग जिनने कुछ ने डायरेक्टली गवर्नमेंट में हिस्सा लेने से या बराह रास्त गवर्नमेंट का हिस्सा बनने से इनकार किया था, मगर ये ज़रूर है कि हुकूमत को इन तमाम लोगों ने हिमायत दी थी। इन सब के बीच में नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसके पास 41 MLAs हैं, बाकी तमाम लोग सब, चाहे वो अपोजिशन वाले हों, चाहे वो हिज़्ब इख्तिदार वाले हों, सबको स्पीकर के मुताबिक साथ लेकर चलना, हम आहंगी को यकीनी बनाना, सबको एतमाद में लेकर इस वक्त आगे बढ़ना हम सब की अव्वलीन तरजीह है, जिसके मुताबिक काम होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो हाउस की कार्रवाई भी हमवार तरीके से चलेगी, इस पर सबकी नजरें रहेगी। अब ज़रा यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात जम्मू कश्मीर सरकार की जब हो रही है तो आपको ये भी बताना है ज़रूरी है, तोशा खाना का जो मामला है, यानी जम्मू कश्मीर सरकार के पास जो तहाइफ के हैंड ओवर और टेक ओवर का जो सिलसिला है, उसमें बिलाखिर एक तवील मुद्दत के बाद ही सही मगर पेशरफ्त हुई है। और जम्मू कश्मीर सरकार ने इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर टीमें भी तश्कील दी हैं, जिन पर हैंड ओवर और टेक ओवर की सहूलत में काम करने का या फिर अपना कलीदी किरदार अदा करने की उन पर जिम्मेदारी होगी। आप सबको याद दिलाते चलें कि तोशा खाना की जो अशिया है, इन्वेंट्री को फ्रेम वर्क करने के लिए इकदाम हुकूमती सतह पर किए गए हैं। और ये ऐसा पहला मौका नहीं है, चूँकि हुकूमती सतह पर इस तरह की कोशिशें होती हैं, इकदाम माजी में भी होते रहे। इस बार भी वो जो तोशा खाना है उसको महफूज करने के लिए या हुकूमती सतह पर इकदाम तोशा खाना के हिकमत अमली हर साल तरतीब दी जाती है। और उमर गवर्नमेंट में ये पहला ऐसा मौका होगा जब जम्मू कश्मीर के अंदर तोशा खाना अशिया की जो इन्वेंट्री है उसको फ्रेम करने के लिए ये मश्क या जिस एक्सरसाइज का आगाज़ होने जा रहा है। में एक और चीज़ जो खदशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिनको दूर करने की एक कोशिश है, जब ये पूरी मश्क होगी, पूरी एक्सरसाइज की जाएगी, तो वीडियोग्राफी बाज़ाब्ता तौर पर इस पूरे अमल की होगी। ज़रूरी मश्क शुरू कर दी जाएगी। इंतज़ामी काउंसिल ने फ़ैसला आप सबको याद होगा कि 2022 में भी किया था। 13 अगस्त 2022 को तंसीम साजी की तजवीज़ को मंजूर करने के लिए एक तजवीज़ दी गई थी। इसके मुताबिक हॉस्पिटलिटी एंड प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट ने सरकारी ऑर्डर JK11 HNP 30 अगस्त 2022 के जरिए तोशा खाना ऑर्गेनाइजेशन को बंद करने की बाज़ाब्ता मंजूरी दी थी। और हुक्मनामे में यह बताया गया कि जम्मू और श्रीनगर में तोशा खाना तंजीम के मंजूर शुदा जो ओहदे हैं, मौजूदा अमला है, तमाम रिकॉर्ड्स है, गैर मनकुला और मनकुला असासे हैं, उनको महकमा सकाफत को मुंतकिल किया जाएगा, ताकि जम्मू कश्मीर के जो साबिक जो अरबाब इक़्तिदार थे या बादशाह थे या काम करने वाले लोग थे, उनके जो कीमती और दीगर अशिया हैं, या आप जिनको तहाइफ भी कहते हैं, उनके इंतज़ाम के लिए महकमा आर्काइव्स, म्यूज़ियम के ज़रिए उनको इंतज़ाम किया जा सके। इनको मैनेज करना एक बड़ी जिम्मेदारी इस महकमे पर डाली। अगरचे इंतज़ामी काउंसिल के फैसले के फ़ौरन बाद तंजीम की जो अफरादी कुव्वत है उसको बाज़ाब्ता तौर पर महकमा सकाफत या कल्चरल डिपार्टमेंट के मुंतकिल कर दिया गया था, लेकिन फिर भी तारीखी जो तहाइफ थे, जो अशिया थी, इनकी शक्ल में भारी असासों को हवाले कर दिया गया था, जिसमें तोशा खाना ऑर्गेनाइजेशन के स्टोर्स में रखे गए सोने और चांदी के जेवरात थे, असलहा था, जम्मू और सिविल सेक्रेटरीट के अंदर या पहले से किसी और को अगर किसी को निकालना, किसी को ऐड ऑन करना था, वो सारा सिलसिला था। और पहले भी हमने आपको एक रिपोर्ट बताई थी नवंबर 2024 में कि खुसूसी तौर पर जब हमने उजागर किया था कि नशिया की इन्वेंट्री के लिए जल्द से जल्द तश्कील या अजायब घरों के उसूलों के मुताबिक महकमा आर्काइव्स, आसार कदीमा या अजायब घरों की इनको बाज़ाब्ता तौर पर मुंतकली पर जोर दिया गया था। अब कमिश्नर सेक्रेटरी सरकार के
महकमा सकाफत रमेश कुमार ने जम्मू और कश्मीर डिवीजन्स के लिए एक टीम तैयार करने का हुक्म जारी किया है ताकि तोशाखाना की जो निगरानी है इसके लिए डायरेक्टर आर्काइव्स, आसार कदीमा और अजायब घरों की मदद की जाए। मुतलका डिवीजन्स में तोशाखाना की जो अशिया हैं या जो कीमती चीज़ें हैं उनको तहवील में लिया जा सके। जम्मू सूबे के लिए टीम में असिस्टेंट डायरेक्टर आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम जम्मू, इसके अलावा क्यूरेटर डोगरा आर्ट म्यूजियम जम्मू और महकमा आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम जम्मू के जो स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर प्लानिंग शामिल हैं। कश्मीर सूबे में टीम में असिस्टेंट डायरेक्टर आर्काइव्स, आसार कदीमा और अजायब घर कश्मीर, इसके अलावा क्यूरेटर SPS म्यूजियम श्रीनगर और सेक्शन ऑफिसर महकमा आर्काइव्स, आसार कदीमा श्रीनगर इनको शामिल किया गया है। अपने अपने डिवीजन्स में तोशाखाना की जो अशिया हैं या जो कीमती तहाइफ हैं इनकी इन्वेंट्री की तैयारी की जो मश्क है वो इन अफसरान पर जिम्मेदारी होगी, इनकी मौजूदगी में सारा काम होगा। और तस्वीर या जो वीडियोग्राफी का एक सिलसिला है उसके लिए भी और वीडियो रिकॉर्डिंग अफसरान के पास रहनी चाहिए, इस बात के लिए हुक्म दिया गया है। और लॉकर्स, कोड, चाबियां, ताला, ये सारी चीज़ें जो है वो अफसरान अपने पास रखेंगे और जो कंसर्न लोग हैं उन पर एक बड़ी जिम्मेदारी डाली गई है। हालांकि ये सिलसिला माजी में भी चलता रहा, लेकिन 2022 में एक ऑर्डर, जैसा कि मैंने बताया, उस वक्त महकमा सकाफत को ज़्यादा काम देने के लिए एक तजवीज़ आई थी जिसके मुताबिक काम हुआ। इस काम के हवाले से मज़ीद पेशरफ्त होगी। हम देख रहे हैं कि अब जब टीमें तश्कील दी गई हैं तो दबाव भी एक तरह से होता है कि शफाफियत के साथ काम चले, तो इसीलिए जो काम होगा, जो एक्सरसाइज अंजाम दी जाएगी, इस सिलसिले में साथ साथ बाज़ाब्ता तौर पर इस बात पर भी तवज्जो रहेगी कि किसी भी तरीके से शफाफियत पर सवाल ना उठे और वीडियोग्राफी को यकीनी बनाया जाएगा जब हैंडओवर और टेक ओवर की सहूलत में अफसरान काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा करते हैं एक और शोबे की, और बात बिजली महकमे की। जम्मू कश्मीर के अंदर आप सब जानते हैं बिजली के हवाले से ये जो ह्यू एंड क्राई है ये कोई नई बात नहीं है। सरमा के दौरान वादी कश्मीर, गर्मियों में जम्मू सूबा, हुकूमत का दावा है कि इस बार सरमा के दौरान वो जो इजाफी बिजली खरीदी थी तो बहुत हद तक शोर शराबा कम हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी रहा, अगरचे कम था मगर था ज़रूर। जम्मू कश्मीर के अंदर अब जैसे हम गर्मियों की तरफ जा रहे हैं तो खदशात बढ़ रहे हैं और हुकूमती सतह पर अगरचे तमाम तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन पावर प्रोजेक्ट्स में जहां बिजली जितनी इस वक्त पैदा होनी चाहिए थी, टोटल जो कैपेसिटी है उससे भी बहुत कम हो रहा है, बार बार हम बता रहे हैं। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में जो मौसमियाती तब्दीली है, क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, उसका भी मनफी असर जो जम्मू कश्मीर में पड़ा है। ना बारिश, बर्फबारी उम्मीदों के मुताबिक या जो तवक्कुआत थी जिस हिसाब से मौसम करवट लेगा वो हुआ नहीं, और ऐसे में बिजली की जो तलब है वो बढ़ती चली गई, लेकिन बिजली की जो खपत थी वो पूरी करने में जम्मू कश्मीर के खुद अपने जो बड़े मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर प्रोजेक्ट्स हैं वो भी पूरी करने में कामयाब नहीं हुए। इन सब के बीच में मुस्तकबिल का प्लान क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। सूरत हाल से निपटने की तैयारी पर अगरचे मुतलका हुकाम ज़रूरत पर जोर दे रही है, लेकिन मुतलका हुकाम ये बताते हैं कि अब आप देखेंगे पावर परचेज एग्रीमेंट PPAs के मुताबिक 1 साल के अंदर जिसमें बिजली की डिमांड बढ़ रही है उनको पूरा करने के लिए या तलब के मुताबिक बिजली किसी को फराहम करने के लिए मंसूबा या हिकमत अमली तैयार है, लेकिन वो जो खदशात हैं वो बरकरार हैं कि 84% हाइडल पावर जो जनरेशन थी उसमें कमी देखी गई है, जिसका मतलब है कि बिजली के हवाले से मुश्किलात गर्मियों के दौरान फिर से आने वाली और चैलेंजेस गौर बरकरार हैं। बिल्कुल, जिस तरह से मुतलका महकमे की जो जिम्मेदारान हैं उनकी जानिब से भी कहा गया है कि जिस तरह से बारिशें नहीं हुई हैं, बर्फबारी नहीं है, उसकी वजह से भी बिजली की किल्लत पैदा हुई है और इस किल्लत को दूर करने के लिए कि मज़ीद जो है वो बढ़ सकता है आने वाले दिनों के दौरान जब बर्फबारी नहीं हुई, बारिशें नहीं हुई तो पानी की कमी, जिसकी वजह से जो लोकल जो हाइडल पावर जनरेशन है उसमें भी कहीं ना तकरीबन 84% की कमी आई है। ये मुतलका महकमे के जिम्मेदारों का मानना है। उनका मानना है कि गुज़श्ता 1 माह के दौरान जो हाइडल पावर जनरेशन जो पावर प्लांट जम्मू कश्मीर के अंदर है उसमें कहीं ना कहीं 5% की कमी आई है। स्नोफॉल न होना या बारिशें न होने की वजह से उसमें भी बहुत ज़्यादा कमी आई है। ओवरऑल अगर हम बात करेंगे जो लोकल हाइड्रो पावर जनरेशन कश्मीर के अंदर है उसमें तकरीबन 84.17% डिक्लाइन हुआ है, कमी आई है, ये मुतलका महकमे के जिम्मेदारों का मानना है। और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे जनवरी के दौरान तकरीबन PDD की जानिब से 250 मेगावाट जो लोकल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ से बिजली की पैदावार हुई है, लेकिन जो तकरीबन 20% जनरेशन कैपेसिटी है
वो की गई हैं, लोकल जो हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं। और साथ ही साथ अगर हम फरवरी महीने की बात करेंगे तो पावर जनरेशन जो जम्मू कश्मीर के अंदर है मज़ीद 5% इसमें गिरावट आई है। और हुकाम का मानना है कि बारिशें ना होना और बर्फबारी ना होना ये इसकी अहम और बुनियादी वजह है, और जिसके लिए अब वो उनका मानना है कि तकरीबन 190 मेगावाट जो पावर है वो सिर्फ जनरेट हो रहा है। पहले 250 के करीब होता था, अब तकरीबन 190 मेगावाट पावर जो है वो जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों के दौरान लोड शेडिंग और पावर की डिमांड जो है वो बढ़ सकती है। और इस डिमांड को टैकल करने के लिए उनके पास अब नया प्लान भी है, उस प्लान की तैयारियां कर रही हैं पावर परचेज एग्रीमेंट को लेकर। और आने वाले दिनों के दौरान मज़ीद इसमें जो किल्लत है, बहरान है बिजली का, वो गर्मियों के दौरान जम्मू के अंदर भी और कश्मीर के अंदर भी बढ़ सकता है। परेशानी है, परेशानियों को दूर करने के लिए प्लान है या नहीं, वक्त गुजरने के साथ साथ चीज़ें बहुत हद तक सही या गलत भी क्या है वो सब बता देती हैं। लेकिन तवक्को की जानी चाहिए कि जो इकदाम किए गए, अब चूँकि बजट भी हो रहा है, पेश होना है, उस सिलसिले में देखा जाएगा हुकूमती सतह पर। अगर खुदा न खास्ता किसी तरीके से कोई बहरान पैदा होता है तो इस हवाले से अथॉरिटीज़ क्या कर सकती हैं, जो कहा जा रहा है क्या वो पॉसिबल है और मुकर्रर मुद्दत के अंदर, ये एक बड़ा सवाल हमेशा से इंतज़ामिया के सामने रहा है। अब आगे बढ़ेंगे, बात अब ज़रा करेंगे जम्मू कश्मीर में ट्रैफिक के निज़ाम की। हर गुजरते दिन के साथ कभी सड़क हादसात, कभी ट्रैफिक जैम, कभी रैश ड्राइविंग, कभी सड़कों की अबतर हालत की शिकायत, ये सारे वो मामलात हैं जिनके पीछे एक शायद ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा नुक्ता है जिसको बहुत कम हम टच करते हैं कि बहुत ज़्यादा जम्मू कश्मीर के अंदर गाड़ियों की तादाद हो गई है, व्हीकल्स हैं मुसलसल बढ़ रही हैं। प्राइवेट व्हीकल्स का वो जो एक सिलसिला है, और दूसरा इंश्योरेंस पर गाड़ी लेना, और अब तो आज के वक्त में गाड़ियां खरीदना और भी आसान हो गया, यानी रास्ते पहले के मुकाबले थोड़े और इजी हो गए हैं। पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है उस पर सवाल उठना लाजमी है कि ये सब चीज़ें तो ठीक हैं, गाड़ी लेना चलाना ये सब अच्छे है, अपने अपने हिसाब से कोई लेता है, किसी के पास कितनी कैपेसिटी किसकी है, कौन कितना कमाता है, इस पर कोई नहीं जाना चाहिए। लेकिन बुनियादी मामला ये है कि क्या गाड़ियों के हवाले से कभी कोई ऐसी पॉलिसी बनेगी, जैसे मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों और यूटीज़ के अंदर बहुत सारे लोगों ने, यहाँ तक कि वज़रा आला ने भी मरकज़ को एक तजवीज़ दी थी कि वो जो चाइना के अंदर सिस्टम है, पहले साइकिल से शुरुआत की जाए और उसके बाद 2 व्हीलर्स की तरफ जाएँ, बाइक की तरफ, फिर 3 व्हीलर की तरफ, और उसके बाद गाड़ी की इजाज़त होनी चाहिए। और इसमें 2 चीज़ें, एक तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, दूसरा माहौलियात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके, आलूदगी से बचा जाए। दिल्ली बड़े जैसे, मुंबई जैसे बड़े शहरों के अंदर जो हालत इस वक्त है, उस गंदगी और उस आलूदगी से बचा जा सकता है। इसलिए पॉलिसी बहुत ज़रूरी है। पॉलिसीज़ हमारे पास हैं, लेकिन काम क्यों नहीं होता ये समझना ज़रूरी है। कुछ आदाद शुमार गौहर आपके सामने रखें और उसके बाद इरफान के पास चलेंगे कि साल 2025 में जम्मू कश्मीर में गाड़ियों की तादाद इस वक्त कितनी है। बिल्कुल, बात हम करेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर जो आज से 8 साल पहले गाड़ियों की तादाद तकरीबन 12 लाख थी, और अब ये 8 साल के बाद दुगनी हो गई, यानी कि 25 लाख जम्मू कश्मीर के अंदर गाड़ियों की तादाद जो है वो बढ़ गई हैं, जिसमें कमर्शियल और नॉन कमर्शियल गाड़ियां जिनकी तादाद तकरीबन 25 लाख से ज़ायद हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करेंगे, 2016 के दौरान 13,65,552 गाड़ियां रजिस्टर्ड थी साल 2016 के दौरान। और उसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे तो 25,67,000 ये मार्च 2024 तक पहुंच गई है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, यानी कि 12 लाख का इजाफा हुआ है। दुगनी गाड़ियों की तादाद जम्मू कश्मीर के अंदर हुई है। और माहिरीन का मानना है कि जिस तरह से गाड़ियों की तादाद बढ़ गई है, जिनमें कमर्शियल और नॉन कमर्शियल गाड़ियां दोनों शामिल है, उसकी वजह से भी ट्रैफिक जाम, लोगों के आने जाने में मुश्किलात पैदा हुई। और उसके साथ साथ ही अगरचे सड़कों की कुशादगी भी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी गाड़ियों की तादाद बढ़ गई है। और उसके साथ साथ ही ट्रैफिक जाम का जो लगातार सिलसिला है वो भी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इस तरह की शिकायतें मौसूल हो रही है। 2020-21 की हम बात करेंगे तो कमर्शियल गाड़ियां जम्मू कश्मीर के अंदर 93,366 थी। और उसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे नॉन कमर्शियल गाड़ियां तो 1,12,468 नॉन कमर्शियल गाड़ियां 2021-22 के दौरान। और उसके साथ साथ ही 2021-22 के दौरान 18,459 गाड़ियां
और नॉन कमर्शियल जो है 1,17,686, जिसके साथ ये टोटल बनता है 2021-22 के दौरान 1,37,177। 2022-23 के दौरान जो कमर्शियल गाड़ियां जिनकी रजिस्ट्रेशन 28,657 और नॉन कमर्शियल गाड़ियां 1,36,298 तक पहुंच गई और ये टोटल जो है 1,57,792 तक पहुंच गई है उनकी तादाद। और उसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे जो माहिरीन है या आरटीओ की बात करेंगे तो आरटीओ की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि जो उनका जो रेवेन्यू है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ गया है। 915 करोड़ से लेकर 925 करोड़ जो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट है उनकी जानिब से कहा गया है कि जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो तकरीबन 925.12 करोड़ जो उनका टारगेट था 915 करोड़ का फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के दौरान वो बढ़कर 925.12 तक पहुंच गया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि गाड़ियों की तादाद जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से बढ़ गई है। और जो माहिरीन का मानना है, माहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि ट्रैफिक का जो गाड़ियां हैं उनकी बढ़ने की वजह से, उनकी तादाद बढ़ने की वजह से जो है एक तो माहौलियात पर भी असर पड़ रहा है, उसके साथ साथ ही जो ट्रैफिक जामिंग आए रोज सड़कों पर देखी जा रही है वो भी है। और साथ ही साथ जो उनका मानना है कि सड़क हादसा भी इसकी वजह से एक अहम वजूहात की गाड़ियों की तादाद बढ़ जाना, ये भी सड़क हादसात की एक अहम वजूहात है। तफसीलात के लिए सीधा अपने नुमाइंदे, अपने सीनियर साथी सईद इरफान फाजिल हमारे साथ हैं, उनके पास चलेंगे। इरफान, जरा अपडेट कीजिएगा मजीद इस खबर में। जिस तरह से 8 सालों की अगर हम बात करेंगे तो गाड़ियों की तादाद जम्मू कश्मीर के अंदर दुगनी हो गई है और जो रेवेन्यू है महकमे ट्रांसपोर्ट का वो भी बढ़ गया है, लेकिन इसका जो असर है जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे हम सड़कों की बात करेंगे, माहौलियात की बात करेंगे, तो काफी मनफी असर भी पड़ा है। देखिए आसिफ साहब और गौर साहब, जहां तक व्हीकल काउंट को लेकर मैं बात करूंगा, जिस तरीके से आपने भी फरमाया कि जम्मू कश्मीर में ये आंकड़ा पिछले 8 साल से डबल हो गया है। जो तकरीबन 1 लाख के करीब गाड़ियां थी आज वो 25 लाख तक पहुंच गई है। यानी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इजाफा कितना है पिछले 8 साल में। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे, मैं कहूंगा एक सिग्निफिकेंट राइज तो है, मगर दूसरी जानिब जिस तरीके से पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को लेकर मैं बात करूंगा, आपने एक नंबर बताया तकरीबन 13 लाख से 25 लाख तक, यानी ये एक ड्रास्टिक चेंज तो है, मगर साथ ही साथ माहौल की आलूदगी, पोल्यूशन, इसके साथ साथ जी हाँ ट्रांसपोर्टेशन में इंक्रीज, रोड्स की वही प्रॉब्लम है, रोड वाइडनिंग कहीं है नहीं, खासतौर पर आए रोज जी हाँ गाड़ियों की तादाद बढ़ रही है, चाहे वो कमर्शियल एक्टिविटी हो चाहे वो प्राइवेट एक्टिविटी हो। जितने भी मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट थे, आजकल तो इजी लोन फराम हो गया है, यानी आप 0% पे भी गाड़ी निकाल सकते हैं। यानी अब वो जमाना नहीं रहा कि जब आप तकरीबन जी हाँ आपको एक अच्छा खासा पैसा देना पड़ता था, गाड़ी लेनी पड़ती थी या फिनांस पड़ता था, आज तो 0 डेप्थ पे भी गाड़ी मिल जाती है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं, जहां घर में एक गाड़ी होती थी, आज एक घर में एक फैमिली के पास 4 गाड़ियां हैं, यानी 4 लोग अगर रहते हैं तो 4 की 4 गाड़ियां हैं। यानी इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि इसका पोल्यूशन का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा एनवायरनमेंट को लेकर। दूसरी जानिब ट्रैफिक जैम जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज नहीं है जहां पर आपके पास रोड वाइडनिंग है, फ्लाईओवर्स है, या कह सकते हैं कि एक इनवास टेक्नोलॉजी के साथ आपने रोड्स को बनाया है। ऐसा सिस्टम अभी हमारे कश्मीर में नहीं है। नो डाउट आप स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, मगर शहरी श्रीनगर का हाल कितना बेहाल हो जाता है ट्रैफिक को लेकर। ये जो बटमालू रेजिडेंसी रोड का, जी हाँ वो रोड है जहां सुबह शाम मुसीबत खड़ी हो जाती है, जब 15 मिनट लगते हैं, जहां 2 मिनट की डिस्टेंस होती है वहां 15 मिनट गाड़ी को पहुंचने लगते हैं। दूसरी जानिब अगर मैं बात करूं, जो चैलेंजेस है खासतौर पर एक्सपोजर, जो ग्रोथ, जो चैलेंजेस सेफ्टी और एफिशिएंसी के हवाले से, वो तो बढ़ ही रहे हैं, उसमें कोई कंसर्न ही नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई सेफ्टी ही नहीं है। जिस तरीके से रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, आप देख लीजिए कितना आपने रोड को मेंटेन किया है, डाइवर्जेंस कहाँ है, ट्रैफिक सिग्नल्स कहाँ काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ये भी इंश्योर करता है कि ये एक खुदा ना खास्ता एक मॉन्स्टर है जो आए रोज जी हाँ इस तरीके का रोल बढ़ रहा है और लोगों के साथ इसकी तादाद भी बढ़ रही है, जिसमें कई सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। अब आप देख लीजिए रेवेन्यू को लेकर, जो चीज 10 रुपए की थी वो आज जी हाँ 15 या 20 नहीं 50 रुपए की हो गई है। यानी ये रेवेन्यू इंक्रीज हो गया टारगेट्स एंड अचीवमेंट्स को लेकर, जहां पर आपके पास नॉन कमर्शियल व्हीकल्स है, जहां पर आपके पास व्हीकल्स है। एक सीनियर ऑफिशियल का मानना है, जो रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का है, उनका मानना है आए रोज व्हीकल का नंबर जो है वो इमेंस प्रेशर के साथ बढ़ रहा है, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो टोटली डाउन है।
ट्रैफिक जैम्स को लेकर, सेफ्टी कंसर्न्स को लेकर। तो जाहिर सी बात है, एक साइड से आप दावे बुलंद करते हैं बड़े बड़े कि हमने जी मेंटेन, आप देख लीजिए गौर साहब, मैं आपको एक शॉर्ट सी एग्जांपल दूंगा। कई साल पहले एम्बुलेंस के हवाले से ट्रैफिक को लेकर एक प्रॉपर रूट डाइवर्जन के मामला सामने दिए थे, मगर आजकल के दौर में आप देखिए, अगर खुदा ना खास्ता जैम में, ट्रैफिक जैम में एम्बुलेंस फंस जाती है, ना उसको रूट मिलता है, ना उसकी रूट मैपिंग होती है, ना वो कहीं से निकल पाता है, क्योंकि एक तो ट्रैफिक जैम है, रोड वही है जहां पर आपकी 1000 गाड़ियां, अब तो फ्लाईओवर पे भी जाम होने लगा है। आप देखिए जो रामबाग का फ्लाईओवर है उसको देख लीजिए, वो इतना जैम कन्वर्टेड होता है, जहां की टू एंड फ्रो में गाड़ियां चलनी चाहिए, अब तो वो भी, क्योंकि वहां पर आपने जो स्मार्ट सिटी में जो चौक्स और खड़े कर दिए हैं, जो आपने डाइवर्जन खड़े कर दिए हैं, वो लोगों का मानना है वो तो टोटली यूजलेस है। जिस तरीके से आपको रोड वाइडनिंग करनी थी, ट्रांसपोर्ट को मेंटेन करना था। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान फाजिल पूरी तफसीलात फराहम करने के लिए। नाज़रीन, आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर के अंदर गुज़िस्ता 8 सालों के दौरान जो गाड़ियों की तादाद है वो बढ़ गई है, दुगनी हो गई है। यानी कि आज से 8 साल पहले अगर ये 12 लाख थी, अब ये 25 लाख से ज्यादा हो गई है, जिनमें कमर्शियल और नॉन कमर्शियल गाड़ियां दोनों शामिल है। नाज़रीन, प्रोग्राम सलाम जी के जारी रहेगा, यहाँ पे छोटा सा तिजारती रोक। ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जी के जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त। 9:30 बज गए। 10 मिनट के बाद आपकी कॉल्स प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन तब तक कुछ खबरें आप तक पहुंचाएं। जम्मू कश्मीर में महकमा तालीम की जानिब से भी कुछ खुसूसी इकदाम उठाए जा रहे हैं, और अब चूंकि दोबारा बच्चे स्कूलों में जाएंगे, रौनकें लगेंगी, और उससे पहले एक और प्लान तरतीब दिया गया है कि जो बच्चे या तो किसी वजह से स्कूल छोड़ गए हैं, या अब तक स्कूल नहीं आ सके, या किसी भी वजह से तालीमी निज़ाम का हिस्सा नहीं बन सके, उन तमाम बच्चों को स्कूल लाने की एक कोशिश और एक मेगा एनरोलमेंट ड्राइव तालीमी सेशन 2024-25 या 25-26 के दौरान चले। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर पहले से प्लान तरतीब दिया गया था। वादी कश्मीर के अंदर बिलखुसूस जहां पर डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर की जानिब से एक मेगा या ग्रैंड एनरोलमेंट कैंपेन कह लीजिए, जो इस एकेडमिक सेशन 2024-25 के लिए काफ़ी ख़ास है। स्कूलों में वापस बच्चों को लाया जाए, असातिज़ा पर, कंसर्न लोगों पर एक बड़ी जिम्मेदारी, आवाम से ताउन की अपील इस सिलसिले में की गई है। और जो ऑर्डर निकला है उसके मुताबिक बाज़ाब्ता तौर पर 1 मार्च से जब स्कूल लगेंगे, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम मुतलकिन को साथ लेकर एजुकेशन डिपार्टमेंट कश्मीर प्रोविंस के अंदर चल रहा है। और ऑर्डर के मुताबिक अब जब ये एनरोलमेंट ड्राइव चल रही है, ये 1 मार्च से 15 मार्च तक चलेगी। इन 15 दिनों में डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर निगरानी पूरी कैंपेन की करेगा, पूरी मुहिम की करेगा। और वादी कश्मीर में जितनी भी इंतज़ामिया जो अलग अलग अजला के अंदर, उन पर बड़ी जिम्मेदारी होगी कि इस ड्राइव को कामयाब कैसे बनाया जाए और ऐसा तरीके से चले। इसमें सबसे ख़ास बात यह है जो कवायद व ज़वाबित वज़ह किए गए हैं। एनरोलमेंट ड्राइव जो है वो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर JN यत्तू साहब इसका आगाज़ करेंगे। इफ्तिताह इसका होगा 1 मार्च को। तमाम चीफ एजुकेशन ऑफिसर ZDOs वो इस ड्राइव को अपने अपने मुतलका इलाकों में कैंपेन को आगे ले जाएंगे। हर एक जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर हैं, क्लस्टर हेड हैं, ZDO हैं, खुद जो प्रिंसिपल्स हैं वो इस कैंपेन को लीड करेंगे। और स्कूल के जो सरबराहान हैं, असातिज़ा हैं, वो इस एनरोलमेंट ड्राइव को कामयाब बनाने में कलीदी किरदार अदा करेंगे। डोर टू डोर कैंपेन होगी। हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, टीचर्स की तरफ से रैलीज बच्चों की तरफ से निकाली जाएंगी। वालिदैन को इस हवाले से मुतवज्जे कराया जाएगा इन मामलात की तरफ कि बच्चों को स्कूल लाना क्यों ज़रूरी है। श्रीनगर में SMC और बाकी तमाम इदारे मिलकर जो पब्लिक पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस हैं या जो बुज़ुर्ग हैं या कह लीजिए अवामी नुमाइंदे गांव देहात के अंदर, उनको साथ लिया जाएगा, ख़ास तौर से उन इलाकों में जहां पर एनरोलमेंट ड्राइव की ज़्यादा ज़रूरत है। और ये ड्राइव हम भी उम्मीद करते हैं कि वो माजी में जैसी हुई तलाश नाम की एक कैंपेन चली थी वैसी ना हो। स्कूलों में वापस बच्चों को लाया जाए। ये जो 4,500 के आसपास स्कूल बंद या मर्ज करने पड़े, जिसमें हुकूमत ने खुद इस बात की तस्दीक की,
वैसा सिलसिला कोई मुस्तकबिल में ना हो, क्योंकि कई जगहों पर स्कूल खाली हैं या बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा या कहीं असातिज़ा ज़रूरत से ज़्यादा। उसको बैलेंस करने के लिए वादी कश्मीर में कैंपेन शुरू की गई है। मकामी सतह पर जो बच्चे स्कूलों से बाहर हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन का हुक्म दिया गया है, ज़रूरी इकदामात उनके लिए उठाए जाएं, इस पर जोर दिया गया है। सारे जो अफसरान हैं डिपार्टमेंट के, जिसमें चीफ एजुकेशन ऑफिसर, प्रिंसिपल डाइट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट डाइट के, डिप्टी चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स, DPOs हैं, डाइट फैकल्टी हैं, जोनल एजुकेशन ऑफिसर हैं, जोनल एजुकेशन प्लानिंग ऑफिसर्स हैं, उनको कहा गया कि डोर टू डोर कैंपेन में कम से कम वो एक बार, जब ये फील्ड में इंस्पेक्शन होगी, कैंपेन चलेगी, उसका कम से कम एक बार हिस्सा बनेंगे ताकि इस मुहिम को मजीद वसअत दी जा सके। इसके अलावा ड्रॉप आउट रेशो को कम किया जाए, बुनियादी मकसद ये है। कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर अगर ज़रूरत पड़े निगरानी के लिए ज़िले के अंदर, वो भी करने के लिए आप कर सकते हैं फौरी तौर पर। CO को बाद में जाकर जो रिपोर्ट्स दिन में बनेंगी वो शाम को उन तक पहुंचती रहेंगी। हर एक जगह से जो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टरेट के पास आनी चाहिए वो मिलनी चाहिए, और तकनीकी एतबार से जो डे टू डे बेसिस पर कैंपेन चलेगी उसमें कोई कमी खामी रहे, हर तरह की रिपोर्ट आनी चाहिए। तो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर GA नीतू साहब की तरफ से इस बात की तस्दीक की गई है कि वो खुद इस कैंपेन को लीड करेंगे, शुरुआती दिनों में इसका इफ्तिताह भी करेंगे, उसके बाद CEO ZDOs पर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। ऐसा ना हो कि कल जिस तरीके से खबर बताई थी कि मकामी सतह पर DDOs से या चीफ एजुकेशन ऑफिसर से गलतियां हुई और असातिज़ा ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर वापस ना आ सके, वैसे सुस्त रवि का शिकार ये कैंपेन नहीं होनी चाहिए। हम उम्मीद और दुआ भी करेंगे और तवक्कुआत भी हैं कि बच्चे जो स्कूलों से दूर हैं मुफ्त तालीम का भी हिस्सा बने और जैसे पॉसिबल हो तालीमी निज़ाम के साथ जुड़ें, कम से कम उनका मुस्तकबिल रोशन हो सके। एक तो ये फैसला, लेकिन साथ साथ गौहर RETs के हवाले से भी एक फैसला महकमा तालीम ने लिया और बहुत सारे लोगों को इससे राहत भी मिली है। बिल्कुल, अगर हम बात करेंगे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर की जानिब से, GA नीतू की जानिब से एक बड़ा और अहम फैसला जिसे मंजूरी उनकी जानिब से पहले जो उनकी जानिब से दी गई हैं डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन डॉक्टर GA नीतू, तकरीबन 300 से ज़ायद ऐसे RETs हैं जिन्हें मंजूरी दी गई हैं कि जो मुख्तलिफ वादी के मुख्तलिफ स्कूलों के अंदर जो काम कर रहे थे, अपनी खदमात अंजाम दे रहे थे, 325 के करीब जो RETs हैं उन्हें ग्रेड 2 और ग्रेड 3 कैटेगरी के अंदर जो मंजूरी दी गई है RETs ने डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, और उसके साथ साथ ही जो कि तकरीबन 2022 से जो इनका प्रोसेस था वो ज़ेरी इल्तिवा था, अंडर प्रोसेस था, मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर कुछ मुख्तलिफ इशूज़ उनमें थे और इन कैटेगरीज़ में मुंतकिल करने को उनकी जानिब से मंजूरी दी गई है। पहले एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की जानिब से उससे जो हिदायत हैं वो दी गई हैं, जिसके बाद ही अब डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर की जानिब से 325 RETs को मुख्तलिफ स्कूलों के अंदर नेक्स्ट लेवल के लिए उन्हें मंजूरी दी गई हैं। 2022 से उनका काम जो था, वेरियस जो इश्यूज़ उनके अंदर थे, जो कुछ खामियां थी, कमियां थी, वो दूर कर ली गई हैं। पेंडिंग थे वो मामलात, अब वो उन मामलात को दूर किया गया है और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर की जानिब से उन्हें मंजूरी दी गई है। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर एक हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है और जितने भी ये 325 RETs हैं उनकी जानिब से डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर और साथ ही साथ हुकूमत का भी उन्होंने इस पर शुक्रिया अदा किया, इजहार तशक्कुर भी किया है और साथ ही साथ उनकी जानिब से जो कहा गया है कि जो लॉन्ग स्टैंडिंग जो गुज़िश्ता कई सालों से इनकी जो पेंडिंग डिमांड थी, वो देरीना जो मसला था, देरीना जो मांग थी, वो हल हो गई, जिस पर उन्होंने इजहार तशक्कुर करते हुए हुकूमत का भी शुक्रिया अदा किया। तदरीसी बरादरी की जानिब से फैसले को या इकदाम को सराहा गया है कि ग्रेड 2 और ग्रेड 3 कैटेगरीज़ में जिन लोगों को मुंतकिल करना था, साल 2021-22 के बाद, जैसा गौहर ने बताया कि मसला ज़ेर इल्तिवा था, उसको हल किया गया डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर की जानिब से डॉक्टर GA नीतू, जिनका इजहार तशक्कुर किया जा रहा है। मुतअद्दिद बार इस मामले पर वजाहत भी मुतलकीन से तलब की गई थी और आपको ये भी बताते चलें कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की हिदायत के मुताबिक इसमें वो असातिज़ा भी शामिल हैं जिन्होंने अपनी सर्विस के दौरान मुख्तलिफ डिग्रियाँ हासिल की हैं। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर की तरफ से जो हुक्मनामा जारी हुआ उसके मुताबिक कश्मीर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर की सरबराही में मंजूरी कमेटी ने बाज़ाब्ता तौर पर सूबे के मुख्तलिफ स्कूलों के 325 RRETs को अगले मरहले में मुंतकिल करने के लिए मंजूरी दे दी।
आप कह सकते हैं कि एक तरह का रूड़ा अटका था, बहुत सारे लोगों को मुश्किलात थी। इससे पहले भी एक कदम उठाया गया था जहां पर सरकार ने 80 मास्टर्स को जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स के ओहदों पर तरक्की दी। ज़मीनी सतह पर निगरानी के निज़ाम को मजबूत बनाने में बहुत मदद मिलेगी और 80 मास्टर्स को जोनल एजुकेशन ऑफिसर के तौर पर तरक्की देने और असातिज़ा के जो देरीने मसले थे उनको हल करने के इकदामात के लिए जब इकदामात हुए हैं हुकूमती सतह पर, तो अवामी सतह पर इसकी सताइश भी की जा रही है। ये तो महकमा तालीम के हवाले से बात थी। अब तवक्को की जानी चाहिए मजीद रिजल्ट अच्छे आएँ जैसे जैसे अगले सेशन की तरफ हम जा रहे हैं। थोड़ी देर में आपकी कॉल्स प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और खबरें भी आप कॉल करना शुरू करें। 9:40-42 के आसपास आपकी कॉल्स लेंगे। बात अब जरा कर लेते हैं काश्तकारों की भी। धोखा, फ्रॉड या कुछ ऐसे लोग जम्मू कश्मीर के अंदर आज भी मौजूद हैं जो इंतजामिया की नज़रों में शायद ताखीर से आते हैं मगर आए ज़रूर। कीमियाई खाद या मुख्तलिफ जगहों पर खेत खलियानों में इस्तेमाल की जाने वाली खाद अगर जाली या फर्जी आप तक पहुँचे या नकल की हुई बनाई खाद आप तक पहुँचे तो फिर इंतज़ामिया को ऐसे में कम से कम सख्ती दिखानी पड़ेगी। और बदकिस्मती से ये उस एरिया के अंदर हो रहा है जहाँ पर काश्तकारी पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार चीज़ें करती हैं। शोपियां के अंदर इंतज़ामिया ने कार्रवाई की और 8 मेट्रिक टन जाली नामियाती खाद जब्त की गई है। इतलात के मुताबिक दुकानदारों को शो कॉज नोटिस भी चला गया है। जो मालिकान हैं इन दुकानों के, नायब तहसीलदार की मौजूदगी में दुकानें सील हुई, इस तरह की कंफर्मेशन हुई। और जब ये कार्रवाई साउथ कश्मीर के अंदर की जा रही थी, दुकानों को सीज किया जा रहा था, तो उसी वक्त खबरें ये भी आई कि बहुत सारे लोग ये जाली नामियाती खाद लेकर रवाना भी हो गए हैं, यानी बहुत सारे लोगों ने पहले खरीद रखी थी। अपने नुमाइंदे के पास चलते हैं। फिदा हुसैन हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। फिदा हुसैन हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, उनसे मजीद तफसीलात लेंगे। लेकिन ये अफसोसनाक वाक़या या अफसोसनाक कदम है गौहर उस खित्ते के अंदर जहाँ पर एग्रीकल्चर पर, हॉर्टिकल्चर पर सबसे ज़्यादा लोगों का इन्हिसार है। बिल्कुल, अगर हम जनूबी कश्मीर के शुपियाँ या दीगर अजला की बात करेंगे तो इस तरह का वाक़या काबिल अफसोस है। और साथ ही साथ अब जिस तरह से अब ज़राअत का काम शुरू हो रहा है, अब क्योंकि मारिश आने वाला है, मारिश के दौरान ही जो चाहे हम बागात की बात करें, मेवा बागात की बात करेंगे या दीगर जितने भी खेत खलियान हैं उनकी बात करेंगे, तो सीज़न शुरू होने से पहले ही इस तरह से जो कार्रवाई है इसकी जो है सताइश की जा रही है किसानों की जानिब से, बाग मालिकान की जानिब से। तफसीलात के लिए हमारे साथ फिदा हुसैन जुड़ चुके हैं। फिदा, ज़रा अपडेट कीजिएगा, जनूबी कश्मीर के अंदर एक बड़ी कार्रवाई 8 मीट्रिक टन जो है खाद, जाली खाद या नकली भी कह सकते हैं, उसे जब्त कर दिया गया है। कितनी बड़ी कामयाबी है मुतलका हुकाम के लिए और साथ ही साथ किसानों के लिए बड़ी राहत, बाग मालिकान के लिए बड़ी राहत। देखिए, बिल्कुल जो अब ये वक्त है और ये वक्त किसानी का है, चाहे हम सेब मालिकान की बात करेंगे या बाकी जो फसल बोने वाले लोग जो है वो इसी सीजन का इंतजार में होते हैं और खाद लेने के लिए वो हर दुकान पे जाकर देखते हैं कि हमें कहाँ पे असली खाद मिलेगी। लेकिन जब असली में के अंदर नकली पाया जाएगा तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उस बागात पे कितने असरात होंगे। लेकिन शुक्र है कि जिस तरह से जिला तरक्याती कमिश्नर शोपियां ने पहले ही टीम बनाई है, पहले टीम्स को जो है ये हिदायत जारी की है कि आप हर इलाके में जाकर ये देखेंगे कि कहीं पे नकली तो नहीं भेजा जा रहा है। और 8 मीट्रिक टन देख लीजिए आपके ये कितने इलाकों में फैल जाता। लेकिन उससे पहले ये है कि महकमा वहां पर पहुंचा, महकमा ने दुकान को सील भी किया है और शोकाज नोटिस भी जारी किया है। लेकिन पिछले साल की मुझे याद जो है वो ताजा हुई है, क्योंकि पिछले साल भी कई सारे मीट्रिक टन जो खाद है उसको जब्त किया गया और बाद में महकमा की तरफ से यही कहा गया कि इसको अब मार्केट में ये लाने की तैयारी में थे जब ये अनंतनाग या आगे जहां कहीं पर भी पहुंचा था। लेकिन जो इनका अपना स्क्वाड है वो पहले वहां पर पहुंच गए। लेकिन शोपियान में इस तरह की कार्रवाई लोग पीठ थपथपाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे अब लोगों को भी जागने की जरूरत है। फिदा क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों के दौरान, क्योंकि अब जो सीजन है वो शुरू होने वाला है, आने वाले दिनों के दौरान भी हम मुख्तलिफ अजला, चाहे हम जनूबी कश्मीर या ये जो नॉर्थ कश्मीर है, शुमाली कश्मीर या सेंट्रल कश्मीर है, इन अजला के अंदर भी, इन इलाकों के अंदर भी मुतलका महकमा, मुतलका हुकाम की जानिब से इस तरह की कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। अगर कहीं पर इस तरह की फेक या जाली या नकली खाद या कुछ अद्वियात है, क्योंकि अब जो बागात हैं उन पर भी जो है अद्वियात का इस्तेमाल होने वाला है, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कहीं पर भी अगर ये इस तरह की नकली खाद या दवाई मौजूद हो।
देखिए, किसानी के साथ ताल्लुक रखने वाले लोग यही उम्मीद लगाए बैठते हैं कि इस वक्त जो मैं अपना जो मेरा बागात है उस पे मैं दवाई जो है वो छिड़कता हूँ, लेकिन उसके बाद जब वो देखता है कि आकर मेरे बागात को किसकी नजर लग गई है, मेरे यहाँ बहुत सारे सेब निकलते थे और मेरी रोजी रोटी जो है वो इसी पे चलती थी, लेकिन अचानक उसके पास जब कोई आता है कि शायद आपने नकली दवाई का इस्तेमाल तो नहीं किया, लेकिन उससे पहले जहाँ आपने सही में बता दिया कि ये न सिर्फ जनूबी कश्मीर के सिर्फ शोपियान तक ही महदूद रहना चाहिए, बल्कि पूरे वादी कश्मीर में ये ऐसी मैं फिदा उसी पे आ रहा था कि ये कैसा नेटवर्क है कि मैट्रिक टन्स में 8 मैट्रिक टन तो ये मसला सिर्फ शोपियां का नहीं है, पूरे खिते का है कि हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर बैकबोन हमारी इकोनॉमी की, उसी को इस हिसाब से कमजोर करने की साजिश रचने वाले, वेदर वो रिटेल स्टोर कीपर्स हैं, बाकी दुकानदार हैं, ये तो एक बड़ा नेटवर्क होगा ना। तो क्या ये जब हम सीजन की तरफ जा रहे हैं उससे पहले ये खास किसी किस्म की ड्राइव शुरू हुई है, या ये 5, 6, 8 या साल भर 7, 8 महीने 10, 11, 12 महीने ये सिलसिला कंटिन्यू रहता है? अचानक से बीच में हरकत में आना, ये भी तो थोड़ी सी परेशानी है कि अगर कार्रवाइयां होती, ये तो मसला पूरे खित्ते का है, सिर्फ एक इलाके का नहीं है। देखिए, महकमा को जागने की जरूरत है। महकमा को ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ वो सीजन में ही जाग जाए, बल्कि महकमा को चाहिए कि वो हर वक्त तैयार रहे। ऐसे जो गिनौने काम करने वाले लोग हैं, मैं ये भी कह सकता हूं कि क्योंकि रोजी रोटी है, अगर हम उस रोजी रोटी पे किसी को छुरा बोते हुए देखेंगे तो शायद हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए, क्योंकि जैसे आपने सही बता दिया, गवर्नर ने जैसे बता दिया कि ये सिर्फ महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि ये पूरे वादी कश्मीर में, पूरे जम्मू कश्मीर में चलना चाहिए। लेकिन ऐसे जो अशखास है, ऐसे जो लोग हैं, शायद उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ये वहां तक पहुंचनी चाहिए जहां से ये आता है कि ये बनाने वाला कौन है। ये नकली अद्वियात जो है, नकली दवाई जो है, जो नकली खाद भी हम कह सकते हैं, वहां पर उनको नकेल कसने की जरूरत है, क्योंकि फिर वक्त गुजरता है लेकिन नुकसान काफी ज्यादा होता है। हो गया होता। बहुत बहुत शुक्रिया, तफसीलात फराहम कर रहे थे फिदा हुसैन, थैंक यू सो मच हमारे साथ रहने के लिए। कॉलर्स की तरफ चलेंगे, एक खबर आपके सामने और उसके बाद सीधा कॉल्स पर आएंगे। व्हाट्सएप के जरिए वो जो शिकायत वाला एक सिलसिला जम्मू कश्मीर पुलिस में शुरू हुआ था, उसके तहत पहला उस पर अमल किया गया है और यूनियन टेरिटरी के अंदर पहली एफआईआर दर्ज की गई है व्हाट्सएप के जरिए। एफआईआर पुलिस स्टेशन विलगाम के अंदर दर्ज हुई। जिस्मानी तौर हमला करने का इल्जाम उस शख्स पर लगा जिसके खिलाफ शिकायत मौसूल हुई थी, और ये जो आप कह सकते हैं डिजिटल एफआईआर, जिसमें इंतजामिया एक कदम आगे बढ़ी है और डिजिटल पॉलिसिंग की तरफ एक अहम कदम है, जिसमें शुमाली कश्मीर में विलगाम हंदवारा पुलिस ने व्हाट्सएप के जरिए दर्ज की गई एक शिकायत पर पहला इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यह एफआईआर दर्ज की है और यह एफआईआर पुलिस स्टेशन वेलगाम में दर्ज हुई है। बिल्कुल, जिस तरह से पुलिस की जानिब से बयान भी जारी हुआ है, उनका मानना है कि उनका कहना है कि इम्तियाज़ अहमद डार जो कि हांजी का रहने वाला है, ड्राइवर है, बतौर पेशे से कुपवारा का रहने वाला है, और उन्होंने ये शिकायत व्हाट्सएप पर दर्ज कराई है। शिकायत जब की है तो उसके बाद ये एफआईआर दर्ज हुआ है और इस बयान के मुताबिक, शिकायत के मुताबिक एक वाक़ा उस वक्त पेश आया जब इम्तियाज़ अहमद तारतपुरा से श्रीनगर जा रहा था और ऐसे में उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि वेलगाम पहुंचने पर आशिक हुसैन भट्ट और गौहर अहमद भट्ट नामी जो 2 लोग हैं, उन्होंने उन पर हमला किया है, उसको गलत तरीके से रोका, जिस्मानी तौर पर हमला किया और मुबैना तौर पर मुलजिमान ने झगड़े के दौरान इसे जिस्मानी तौर पर ज़ख्मी किया है। जिसके बाद ही उन्होंने वेलगाम पुलिस स्टेशन में ये व्हाट्सएप के ज़रिए पहले शिकायत की है, जिसके बाद ही पुलिस की जानिब से दफात 115(2) और 126(2) के तहत एक एफआईआर नंबर जो है 9/2025 दर्ज किया है और ये पहला ऐसा एफआईआर है जो व्हाट्सएप के जरिए शिकायत दर्ज करने के बाद ही एफआईआर दर्ज किया गया है। तो नाज़रीन, खबरों पर ब्रेक लगाते हैं, सीधा कॉलर्स की तरफ चलते हैं। आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। वादा था कि 10 मिनट पहले आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। बहुत कम वक्त लें, 30 से 35 सेकंड्स में अपनी बात रखें, नए लोगों को मौका दें और कोशिश करें कि जब भी आप कॉल करें टीवी की आवाज़ बंद कर लें। फर्स्ट कॉलर लाइन पर। हेलो 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 जी, नाम बताइए, कहाँ से? हेलो, मैं रहनाबाजी कारपोरा खुशकी से बोल रहा हूँ। जी जी। हमारे वहाँ एक चीज है कि हमारे वहाँ खाक कभी नहीं आता है वहाँ कारपोरा खुशकी में, और वहाँ मकान किसी ने एनक्रोचमेंट किया है, वो मकान बना रहा है 1-2 साल से, सारा मेकीजल सड़क पर रखा है।
इतनी गंद फैली है वहाँ की कहने की बात नहीं। पुलिस इसका ये कुछ नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब तुम वन वन 15 लक्ष गाड़ी ना अकाउंट वकाउंट पे नजर आना ये थोड़ा बहुत फर्क गवर्नमेंट है ना सड़कें बड़े बढ़ावन कन अत मे निश सजेशन यह कत कि नसफ गाड़ियां थवन अक दो छुट्टी नसफ गाड़ियां थवन बे दो छुट्टी बेचुम दोयम मसल म्यूनसिपलिटी म्यूनसिपलिटी सैनिटेशन वर्कर जुतोज गो आज वन जनाब तनखी ना कम से कम सैनिटेशन वर्कर बिचार त्रावन फील्डस में सुबह कर कमिश्नर साहबस तो वात तो यह बिचार क्या तनखा ना वजह क्या गो तन गसान नामद पे जात आज क्या दलील गई। सठा शुक्रिया कॉल करने खातिर। नेक्स्ट कॉलर। हेलो। हेलो, नाम बताएं कहां से? जी, कहां से बात कर रहे हैं? लाल चौक श्रीनगर से। जी बताएं। हमारा ये मसला है कि जो ये मीटर लग गए ना ये ठीक है, मगर इस कश्मीरी में मैं बात करूं कश्मीरी में मसला इत पे वो मस्जिद मंदिर गुरुद्वार चर्च यात्री निवास इन फ्लैट रेट। अगर वो अत कंज्यूम पावर यम कर गलत अमिक जन जीट वो यह कंज्यूम कोता गुना जाना क्या यूज याद कर अत पे गो सपन मुबासा बे गम अमिक जीट यह सा यह मुफ्तियान यह सा यह कश्मीर तम तहान अत पे यह तना यह ज्यादती अगर मिसाल अत चलावान चोर तकरीबन हर कुछ मस्जिद मज मंदिरस मज गुरुद्वारस मज तमिक वो तुम कोता पावर गसान मगर फीस वो तक सह नॉमिनल चीज क्या फ्लैट रेट यह गसान गुना अत मज जमात मज बह वो तुम अत कानूनी। सठा शुक्रिया कॉल करने खातिर। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर। हेलो। हेलो जी। सलामकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ साहब, गौर साहब, आप ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह जी। जनाब मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है, शाद सिंह से लेके मुझकोट जो इलाका आते हैं ना, इसमें सिर्फ 10% लोगों को जनशक्ति का डिपार्टमेंट का एग्रीमेंट है। ये सिर्फ बिल्कुल नमाज पढ़ते हैं, झूठी नमाज पढ़ते हैं। नहीं, क्या फायदा है इनका नमाज पढ़ा जब इनको एग्रीमेंट नहीं है, पानी खर्च करते हैं। अगर यही पैसे आज ये रेवेन्यू आ जाता था, डेलीवेटरों का तनख्वाह निकल जाता था बेचारों का। अब ये जनशक्ति डिपार्टमेंट के हम आपके वसात से चीफ इंजीनियर जनशक्ति से रिक्वेस्ट करते हैं वो एक ट्रेन बिठाई जाए ताकि शार्टिंग से मुझको तक लोग बिल्कुल बगैर एग्रीमेंट पानी पी रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ लाइन पे। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। सर, हम आपसे ये बोलना चाह रहे हैं, हम कुपवाड़ा से बोल रहे हैं जी। हम ये बोलना चाह रहे हैं सर, जो ये कुपवाड़ा में शराब की दुकान है, चरस की दुकान है, चरस बेच रहे, शराब बेच रहे, हमारे बच्चों को खराब कर रहे, इनका मुस्तकबिल खराब कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट से ये इच्छा करते हैं कि फौरन इन दुकानों को बंद कीजिए, जिससे कि हमारा मुस्तकबिल, हमारा बच्चों का मुस्तकबिल बिल्कुल ठीक रहे। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक कैंपेन जम्मू कश्मीर के अंदर भी छिड़ी है, अब हुकूमत क्या करती है उस पर इन्हिसार करता। नेक्स्ट कॉलर। हेलो भाई, जावेद बोल रहा हूँ सोपोर से। जी जावेद साहब, मेरी एक रिक्वेस्ट है, आज आपने अहम मौका हार्टिकल्चर के हवाले। ये आसिफ भाई 8 मीट्रिक टन का मसला नहीं है। मैं नॉर्थ कश्मीर और साउथ कश्मीर की बात करूंगा। अब हमारा सीजन स्टार्ट हो गया, ये तह तक जाना है। ये लास्ट ईयर भी इन्होंने उठाया था, बस वो 2-3 दिन उन्होंने वो ड्रामा किया था गवर्नमेंट ने। फिर आज बाज़ाब्ता जावेद अहमद डार साहब हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, उनसे हमारी रिक्वेस्ट होगी, ग्राउंड तक जब ये नहीं जाएंगे। आसिफ भाई वो आपको फूले और फले आपकी इसको गुलिस्तान को आप आवाज हमारी बनते हो, लेकिन ये आवाज बननी चाहिए और ये तह तक, वो फैक्ट्री वाले तक। ये 8 मीट्रिक टन का नहीं, अगर 8 मीट्रिक टन होता तो कोई बात ही नहीं थी आसिफ भाई, लेकिन ये बहुत माल यहाँ पर मौजूद होगा। अगर इसको तह तक नहीं जाएगा तो बहुत नुकसान होगा आसिफ भाई। बहुत शुक्रिया जी। हम भी यही कह रहे हैं कि एक बड़ा नेटवर्क है, ऐसे कैसे हो सकता है कि कुछ एक चीज़ें बीच में से हों फिर छोड़ दिया जाए। होप्स हो कंसर्न अथॉरिटीज़ की ज़रा इस पर मज़ीद तवज्जो जाए। थैंक यू सो मच दोबारा इस मामले को याद दिलाने के लिए। नेक्स्ट कॉलर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बस ये रुस्तम कॉली राजबाग पे अहन वन
मसल रुस्तम कॉलोनी राजबाग अति वो बनो आज बो 4-5 बजे ड्रेनेज जी अहनज तो ड्रेनेज गई सफाई जहन ठीक बे ब्या मसल अस कर ओत्र PHE पे करना नलक कनेक्शन योर या रुस्तम कॉलोनी राजबाग खतर यमो त्रो सो डोर पाइप तम पत त्रो तत न्यूक सोरे कमल आब रुस्ती कह ध्यान ये कॉलोनी कुन दिन न सड़क न ड्रेन श्रीनगर सिटी मज रुस्तम कॉलोनी राजबाग मेन न सड़क न ड्रेन न आब मेहरबानी मुतलकन वन तो क्या आपकी बात खुद इस प्रोग्राम के जरिए मुतलकीन तक बिलखुसूस आपके MLA साहब जो है उन तक पहुंच गई होगी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कॉलर। हेलो वालेकुम अस्सलाम। हेलो आशिफ साहब गवार साहब तो ठीक अल्हम्दुलिल्लाह तो अंदर ये आवाज सुन आशिफ साहब आधार कार्ड यमन कोतन ताम डेट अस हको अपडेट कर 25 तक मार्च 2025 25 मैं अभी आपको दोबारा से कंफर्म करके बता देता हूँ। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नेक्स्ट कॉलर। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जो CD हॉस्पिटल है ना जी जी छोटा गेट उसको है वो ये जल्दी बंद करे और वो बड़ा गेट है उसको इधर से भी रेड़े वाले होते हैं उधर से भी रेड़े वाले होते हैं। उधर पे बहुत सारों की डेथ हो गई। अच्छा अब क्या चाहते हैं आप? वो खुलाए मेहरबानी करके CD हॉस्पिटल का। हाँ छोटा गेट। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। CD हॉस्पिटल के जिम्मेदारान उम्मीद है कि इस प्रोग्राम के जरिए आपकी बात सुन रहे होंगे। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ लाइन पे। हेलो हेलो जी नाम बताएं कहां से और बात रखिए। नसीमा खान यार। जी जी बताएं। अस 2010 में जमीन एस त्रो जमीन नाव ये नंबर वन मकान 7 शरीक मकान मकान गोमुत खस्त गए लट अस दीतो तबादल तो वथाव ये ना हु मसल तो ना यह मसल अमित बहुत वारिया तंग ये खान यार अकल मीर। चलो सठा शुक्रिया कॉल करने खातिर। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर। हेलो हेलो नाम बताएं कहां से? मैं पीरबाग से बोल रहा हूँ। जी जी हाँ ये बच्चों ने एम्स में फार्म डाले थे। अच्छा। कुछ बच्चों का आया ये इंटरव्यू के लिए स्लिप मगर कुछ बच्चों को नहीं आया है उनको पेंडिंग रखा है। बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। एम्स के हुकाम तक आपकी बात पहुंच गई होगी इस प्रोग्राम के जरिए। उम्मीद करते हैं कि आपकी बात जो है वो कंसर्न अथॉरिटीज़ जब सुने तो उस पर जवाब भी कोई आए। आधार को लेकर एक सवाल आया था, अगर 10 साल का पुराना आपका आधार कार्ड है तो फिर 14 जून 2025 तक आप उसको अपडेट कर सकते हैं और उसके बाद अगर ना हुआ तो फिर मुश्किलात आपके लिए आएंगी। 14 जून 2025 तक अगर 10 साल पुराना कार्ड है उसको अपडेट करने के लिए, जो पहले दिसंबर में थी फिर बाद में मिड जन तक और अब ये बढ़ाकर 25 जून तक 14 जून 2025 तक की गई है। नेक्स्ट कॉलर। हेलो हेलो नाम बताएं कहां से? आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए लाइन ड्रॉप करें। नेक्स्ट कॉलर इंतजार कर रहे हैं। हेलो हेलो बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। आज हम इतनी कॉल्स ले पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। चलते चलते ज़रा आपको वेदर अपडेट भी बताते चले। मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर रात का दर्जा हरारत कहीं पर 0 कहीं पर 1 नॉर्मल माइनस, ये सिलसिला इन दिनों चल रहा है। वादी कश्मीर से शुरुआत करते हैं। जी नाज़रीन, बात हम श्रीनगर की अगर हम करेंगे तो 0.0 और काजीगुंड के अंदर -0.6 डिग्री सेंटीग्रेड, कुपवारा के अंदर 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड, पहलगाम के अंदर -4.3 डिग्री सेंटीग्रेड और गांदरबल के अंदर 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके साथ साथ ही बांडीपुरा की बात करेंगे तो -0.3, बारामूला के अंदर 0.1, पुलवामा में -1.3, बडगाम के अंदर -0.1 और शुपियां के अंदर -2.5 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया है। और उसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे सूबे जम्मू के अंदर
जम्मू जिले के अंदर 9.2 डिग्री, सांबा के अंदर 7.2, कटरा में 1.7, रामबन के अंदर 11.0 और किश्तवाड़ के अंदर 4.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और उसके साथ साथ ही उधमपुर की अगर हम बात करेंगे तो उधमपुर के अंदर 6.2, पुंछ के अंदर 1.0, कारगिल के अंदर -11.0, लेह के अंदर -7.0 और द्रास वहां पर -13.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। तो नाजरीन, प्रोग्राम सलाम जेके में फिलहाल आज हमारे साथ इतना ही। अपने मेजबान आसिफ रशीद और गौहर कुचे को इजाजत दीजिए। कल आज सुबह 8:35 पर दोबारा से आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तज्जिये और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह।